हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और आज की क्लास में मैं जनरल स्टडी के बारे में बात करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर एसएसटी एक बहुत बड़ा टास्क है और इस वजह से वो जब एसएसटी का नाम लेते हैं तो डर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर एसएसटी को आप अपने लाइफ से जोड़ लेते हैं और उसे इस तरह से समझने की कोशिश करें कि सुबह से शाम तक जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं वो हम एसएसटी के अंदर करते हैं, यानी सोशल स्टडी के अंदर हम सब लोग करते रहते हैं। जैसे हिस्ट्री हमें बताती है कि डेट क्या होता है, किस समय में कौन सी घटनाएं हुई हैं, ये हमारा एसएसटी बताता है, हिस्ट्री बताता है। और ज्योग्राफी हमारा बताता है कि किस प्लेस पर कौन सी क्लाइमेट है, कौन सी जोन है, इस तरह से वो बताती है, ठंडा है, गर्म है, या कोई भी भूगर्भिक चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेते हैं, सॉइल क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, नदी, रिवर, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज्योग्राफी बताती है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो आप इन दिनों पॉलिटिक्स की हालात देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, किसी को किस तरह से पॉलिटिक्स में हम किसी बात के जरिए से उसको बताते हैं, समझाते हैं, कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। और जब इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोग एक निचोड़ निकालते हैं, आउटकम्स निकलता है, तो वो हमारा सिविक्स बताता है। सिविक्स एक बहुत बड़ा एक दरिया है। हम सुबह रोज एक नई पार्टी बनाते हैं, शाम तक भले ही वो खत्म हो जाए, ये हमारा फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, हम बता सकते हैं, लेकिन दायरे में रह करके हमारी जहाँ तक फ्रीडम है वहाँ तक हम रह करके बात करें। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो आती है हमारी, अब हम सुबह तैयार होकर के अपने घर के लिए रवाना होते हैं या किसी ऑफिस के लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जाते हैं या किसी भी तरह से जाते हैं, और सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो काम हमारा किसी न किसी रूप से वो काम हमारा पैसे से रिलेटेड होता है, मनी से जुड़ा होता है, अर्थ से जुड़ा होता है। तो ये हमें अर्थशास्त्र बताती है। हिस्ट्री में क्लास 10th की स्पेशल हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया से पढ़ते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी किताब को बेहतरीन तरीके से पेंसिल लगा करके आप पढ़ना सीख जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई उसमें प्रॉब्लम होगी। और इतना कोई स्टूडेंट कर नहीं कर पाता, इस वजह से वो भटकता रहता है क्लास में या और कहीं भी अपने सोर्स या किसी माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता है। चलिए मैं आज आपको एक ऐसे फार्मूला बताता हूँ, या मैं हम क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आज की डेमो क्लास होगी और डेमो क्लास में जो सबसे कठिन चैप्टर आपको बताया जाता है, वो चैप्टर आपकी बताया जाता है नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जब नेशनलिज्म इन यूरोप आता है तो जाहिर सी बात है कि नेशनलिज्म में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप, अब उसका नाम है यूरोप, ठीक है। अब यूरोप के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अंदर यूनिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, नए नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, नेशनलिज्म स्टेट कैसे बने, विक्टर इमैनुअल सेकेंड कौन था, बाल्कन्स एरिया क्या था, और थोड़ा सा इसमें हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वार की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि इसमें यूरोप के चैप्टर से ये क्लास 10th में 7-8 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपकी, वो 1804 हम पढ़ेंगे। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कैसे आया, और नेपोलियन 1804 यानी 1804 में इसको सिविल कोड कैसे बनाया, और सिविल कोड जब बनाया तो उन्होंने प्रिविलेज सिस्टम को कैसे खत्म किया। प्रिविलेज सिस्टम का मतलब है कि जो भी बेस्ड ऑन बर्थ थे, लैंडलॉर्ड्स थे, क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे, इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी, उन सब प्रॉपर्टी को नेपोलियन ने सारे लोगों में समान रूप से बांट दिया। और उसने कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति ना तो ज़्यादा रिच होगा और ना ही पोर होगा। हम सारे प्रिविलेज को, जो सामंत प्रथा होती है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। चलिए ये सिविल कोड बना, इसके जरिए से उन्होंने पूरे फ्रांस में एक अपनी यूनिटी को लाने की कोशिश किया, और ये उसका सिविल कोड कह सकते हैं, और ये एक कानून भी कह सकते हैं, इसको लॉ का दर्जा भी दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ के किसी का को छीनेंगे
तो रेडिकल जो थे, कंजर्वेटिव जो थे, वो कंजर्वेटिव लोग चाहेंगे कि हमारी चीज़ें खत्म हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। और लिबरलिज्म चाहते थे कि आज़ादी आ जाए। और इन सब बीच में नेपोलियन ने अपना कदम रखा। और नेपोलियन कहाँ से आता है, किस तरह से वहाँ बैठा, इसकी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद जब हम चलेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको मिलेगी 1815। अब जब ऐसी बात हुई तो नेपोलियन को हराने के लिए बहुत सारे देशों ने मिल गए। कितने देश मिले थे, एक फार्मूला समझेंगे, BRPA। इन देशों ने मिल करके नेपोलियन सिंगल एक बंदा, जिसने पूरे यूरोप में एक अलग से रिवॉल्यूशन लाया, जनता में एक अलग से क्रांति लेकर के आया, उसके वजह से इन 4 देशों ने मिल करके अकेले नेपोलियन को हराने की कोशिश की। और उन्होंने वाटरलू का युद्ध, जो 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, उसमें नेपोलियन को परास्त करते हैं, हराते हैं। और जब हारते हैं तो इसके बाद क्या होता है, तो ये ब्रिटेन, रशिया, रूसिया और ऑस्ट्रिया। अब अगर बात किया जाए ऑस्ट्रिया की, तो फॉर मोर नॉलेज के लिए बता दूं, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, इसका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या करके, जो फर्डिनेंड था उसकी राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। 28 जुलाई, कभी कभी आपको 14 जुलाई मिलेगी, और 1914 को यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये वही ऑस्ट्रिया है जिसकी कैपिटल वियना में वाटरलू के युद्ध के बाद एक समझौता होता है, एक वियना की संधि होती है। और वियना की जो संधि होती है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के रखे जाते हैं। अब ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जब संधि होती है, समझौता होता है, तो उसमें डिस्कस होता है कि सबसे पहले बात, जो नेपोलियन ने जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस चीज़ को हम रिस्टोर करेंगे। अब रिस्टोर किसको करेंगे, तो जाहिर सी बात है, रिस्टोर वाला बंदा जो था वो बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था। बार्बन डायनेस्टी थी जिसको हम कंजर्वेटिव्स भी कहा जाता है, यानी ये वो डायनेस्टी थी जिसमें दोबारा से सामंत प्रथा लाना, राजा सिस्टम लाना, क्लर्जी को पावर देना, नोबिलिटी के पास सारे लैंडलॉर्ड चले जाना, पीजेंट वही कमाई रह जाएगा, वर्कर्स वहीं रह जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करने के लिए बात की गई। तो इस तरह से ये हमारा यूरोप में संधि होती। और वियना की संधि जब हुई तो वियना की संधि में बात रखी गई कि सबसे पहले तो बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए। दूसरी बात रखी गई कि हम जो अपने राज्य का या अपने जो स्टेट बनाएंगे उसके बॉर्डर तय करेंगे। और बहुत सारी बातें इसमें हम आगे करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इन सब के बावजूद जो 39 स्टेट थे उनको बिल्कुल छुआ नहीं गया। अब ये 39 स्टेट किसके संग में थे और ये क्या था जिन्होंने इस तरह से किया। और इसके बाद हम चलेंगे, तो जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ब्रिटेन और जर्मनी का किस तरह से यूनिफिकेशन होता है। इनके यूनिफिकेशन में विक्टर इमैनुअल कौन था, काउंट कवेलियर कौन था और रूसो कौन था, ये बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। इमैनुअल सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे हम, और इनके सारी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिलता नहीं, ज़्यादा नहीं मिलता। ब्रिटेन के बारे में हमें थोड़ा सा मिलता है। जो ब्रिटेन के बारे में हम डिस्कस करें तो ब्रिटेन की सारी हिस्ट्री में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इटली और जर्मनी, अब जर्मन कन्फेडरेशन में आपके 39 स्टेट थे, उनको बिल्कुल नहीं छुआ गया, जर्मन पहले से ही था। और इस तरह से इनके बारे में पढ़ेंगे, विक्टर इमैनुअल कौन था और सेकेंड कौन था, ये सब चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। अंत में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो हम पढ़ेंगे कि बाल्कन क्या था, बाल्कन एरिया क्या था। बाल्कन में 15 देशों का बॉर्डर बनाता था। अब वो 15 देश क्या है,
बालखंड एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक ऐसा संघ था जिसके आसपास बहुत सारे देश थे। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जो जर्मन हुआ और इटली हुआ, ब्रिटेन आया, और किन किन का रोल था और उन्होंने किस तरह से लिबरल और कंजर्वेटिव रोल अपनाया, और इन सब के बावजूद अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पीजेंट वर्कर्स यानी वर्करों का एक भयंकर रूप पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो पीजेंट और हंगर क्या है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा हंगर हार्डशिप से। हंगर हार्डशिप मोमेंट स्टार्ट होता है 1848। इसके 3 घटनाएं हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी घटनाएं? 3 घटनाएं हुई कि जब पूरा यूरोप युद्ध में बिजी था तो फूड की शॉर्टेज आती है, यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं हो पाती, जिससे कि फूड शॉर्टेज हो जाता है, और फूड शॉर्टेज होने की वजह से बहुत सारे लोग बिलबिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही होती है। और दूसरा, पॉपुलेशन जो थी वो गांव की पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है और सिटी पे आ जाती है। जब सिटी पर आती है तो सिटी में बहुत सारा भीड़ बढ़ जाता है, और इसका भीड़ बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो वर्कर काम कर रहे थे उन वर्करों को निकालना कंट्रैक्टर ने शुरू कर दिया। कंट्रैक्टर चाहता है कि जो मैं हायर वेजेस दे रहा हूं उनको, अब मेरे पास बहुत सारे वर्करों की भीड़ है, वर्कर की भीड़ होने के नाते अब सोच रहा था, उसका दिमाग लगाया कि मैं इनको निकाल के और सस्ते में और कम वेजेस देने में जो ग्रामीण से आए ये लोग हैं मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं था, वो स्किल पीपल थे। अब स्किल क्या होता है? अ पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से वो इज डूइंग द वर्क, जो काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा उनको अनुभव होता है और तजुर्बा होता है। तो पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गई, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ी कि जो वहाँ के लोग थे, जो कंट्रैक्टर थे, वो निकालना शुरू किया। जब कंट्रैक्टर निकालना शुरू कर देता है तो वर्करों ने जा करके स्ट्राइक कर देते हैं उनके खिलाफ। अब स्ट्राइक करते हैं तो कंट्रैक्टर ने ब्रूटैलिटी से बहुत सारा केस होता, मारा जाता है उनको, और इसके बाद कई बहुत सारे जख्मी होते हैं, चोटिल हो जाती है। अंत में वो आर्मी की मदद भी लेते हैं और कंट्रैक्टर इस तरह से बात करते हैं। वही मैटर चल रहा होता है कि एक घटना और सामने आती है कि एक शासक, मैं आपको वही बताऊंगा, एक शासक आता है और कहता है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी जीतती है, या जो भी होता है, तो हम हर एक व्यक्ति को गारंटी देते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, और ऐसा एम्प्लॉयमेंट देंगे भले ही वो गवर्नमेंट ना हो, लेकिन सेल्फ स्किल पीपल में हम उनको रोजगार देंगे, चाहे वो शॉप्स खोलना पड़े, दुकानें खोलनी पड़ी, कारखाना, इंडस्ट्री, कोई भी। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने इस बात को रखा अपने सामने। तो हंगर हार्डशिप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, हंगर हार्डशिप के रीजन क्या थे। और आपके पास वियना संधि कई बार पूछा गया एग्जाम में। 2 नंबर में आपका 1804 यानी कि पूछा जा सकता है नेपोलियन कोड्स क्या है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, और इनके बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। बिस्मार्क कौन था, काउंट कैवेलियर कौन था, ये सारी चीज़ें। तो बस आज मैं ये दिखाना चाहता था कि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आप इसको ओरल समझने की कोशिश करिए। इसमें ऐसे अगर आप रीडिंग वर्सेस से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सीबीएसई के पास बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर समझे कि इसको हम रीडिंग करके समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दलील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ओरल समझेंगे, और मैं आपको ओरल ही पूरी स्टोरी समझाऊंगा, चैप्टर समझाऊंगा, और हैंड रिटन लिख करके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से नेशनलिज्म यूरोप एक बहुत ही इजी चैप्टर है। स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, मैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर मर्ज कर दूंगा, समझ नहीं पाएंगे आप कि कितना इजी है। वहाँ से रिसोर्सेस लेंगे हम, और इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट लेंगे। अब आप सोचिए, रिसोर्सेस होंगे आपके पास तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेस डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक्स का चैप्टर है डेवलपमेंट। कितनी मज़ेदार स्टोरी है। अब अगर मैं जियोग्राफी से उठा लूँगा एग्रीकल्चर, तो मैं इकोनॉमिक्स में चला जाऊँगा सेक्टर पर। अब जब जियोग्राफी में
हमने एग्रीकल्चर फार्मिंग पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है, टर्शियल सेक्टर है और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है। माना कि अगर गेहूं नहीं पैदा हुआ, नेचुरल चीज़ नहीं पैदा होती, गन्ना नहीं पैदा हुआ, तो गुड़ कहाँ से बनेगा, चीनी कहाँ से बनेगी? और अगर ये नहीं बनेगा तो ये किस सेक्टर में बनता है? जब किसी भी गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो उसका रूप बदल देते हैं, चीनी से वो, अगर हम गन्ना से चीनी बना दिया तो चीनी का एक रूट ट्रांसफर हो गया, तो यानी ये आपका आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। तो वहाँ से मैं एग्रीकल्चर से उठा करके और इसमें आपको समझाऊंगा। और इनके बाद जब मनी क्रेडिट पढ़ेंगे, लाजवाब। मनी क्रेडिट में जब आएंगे तो आप बेहतरीन मजा आएगी। मनी क्रेडिट में चेक क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, चेक फैसिलिटी क्या होती है, विथड्रॉल क्या होता है, लोन प्रोसेस क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम सॉइल्स क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, और कौन सी फसल किस सॉइल में ऑब्जर्व करती है, बेहतर क्या होता है। और इन सब के बावजूद अगर हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर, नेशनल जेम इन इंडिया, तो मैं आपको 1915 से 1950 तक की बेहतरीन डेट के साथ आपको मैं कवरअप करूंगा। चाहे वो साइमन कमीशन हो, रॉलेट एक्ट हो, मार्शल लॉ हो, और चाहे वो चौरी चौरा कांड क्यों ना हो, 1930 हो, खिलाफत मूवमेंट हो, मूवमेंट कोई भी हो, इरविन पैक्ट हो, गोलमेज सम्मेलन, इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और सिविल डिसोबीडियंस की मांग और साल्ट मूवमेंट, बड़ी अच्छी बातें। तो आप, मैं ऐसे ही ओरल आपको बताऊंगा स्टोरी, सारी कहानियाँ आपको बेहतरीन मिलने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा एक पहल था, और अगर मुझे आपके कमेंट और आपकी सब चीज़ों से मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, अभी स्टडी करूँगा मैं, फिर आपकी प्रॉब्लम बताऊँगा, और इस तरह से हम दोनों का फ़ायदा होगा। स्टूडेंट का भी फ़ायदा होता है और टीचर का, वो टीचर अपनी चीज़ों से अपडेट हो जाता है। अच्छा, ये तो रही एसएसटी की बात। आप और भी सब्जेक्ट आप देखिए, इसे मैं आपको हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में आप कहीं से भी कोई भी ऐसे ही फैक्ट स्टोरी में आपको बताने की कोशिश करूँगा, शॉर्टकट भी बताऊँगा। तो ये आज से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, और हर रोज़ मैं एक आपको चाहे 2 टर्म्स वीडियो डालूंगा, लेकिन आप सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।